नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन में तकरीबन इस वक्त अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी भी जब हम ये जुमला कहते हैं तो यकीनन 8 फरवरी तो दे दी गई है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। और मेरे लिए नहीं है, पाकिस्तान के सियासी जमातें, तजिया निकार, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, खुद सियासी वर्कर और कई अहम जगह के लोग भी अभी तक इस पॉइंट को फाइनलाइज, यानी उनको यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस का वाज़ेह ऐलान है कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन होगा। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो आज हम 25 दिसंबर पे खड़े हैं, यानी 5 दिन हमारे पास दिसंबर है और फिर 1 महीना हमारे पास जनवरी है और 8 दिन फरवरी है। क्या पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे हालात रहे कि इतने करीब इलेक्शन हो और सियासी आमांगी उस लेवल की नज़र नहीं आ रही हैं, और अवामी जोश व खरोश जो सियासी वर्कर है उसका निकलना और फिर जल्द से जुलूस, वो चीज़ें बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, सियासी जमातों के दरमियान संगीन इल्ज़ामात और एक दूसरे के ऊपर जो आपके संगीन इल्ज़ामात हैं वो नज़र आ रहे हैं अपने अपने लेवल पर। सियासी जमातें, क्योंकि अब तो कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा कराने की बात हुई है और इस सिलसिले में कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में भी कई ऐसे चीज़ें सामने आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि सियासी जमातों में से कुछ जमातों को कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में मसाइल हैं। इंतज़ामिया और पुलिस इस सिलसिले में जो है वो मसाइल पैदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी लिविंग प्लेइंग, सियासी जमातें कंप्लेन कर रही हैं कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, आज भी कर रही हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि तमाम सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात PTI, जिसका चंद दिनों पहले इंतखाबी निशान जो बहुत ही अहम होता है इलेक्शन के हवाले से, वो छीन लिया गया है। अब PTI ज़ाहिर है इस सिलसिले में अदालत में जाएगी और अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आज़ाद लड़ेगी। ये क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। किसी सियासी जमात के पास हमें रोड मैप नहीं मिल रहा है कि वो किस तरह पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे। बातें तो बहुत है, लेकिन जब रोड मैप की बात की जाती है तो रोड मैप उनके पास नहीं होता है, या आवाम को इस सख्त तरीन माशी बदहाली या जो इस वक्त बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, इससे किस तरीके से निकालेंगे, वो रोड मैप भी हमें नज़र नहीं आता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अगर इलेक्शन इसी तरह से हुए तो ये मुतनाज़ा है, यानी वो कहते हैं कि ये पहला इलेक्शन है 2024 का जो अभी से मुतनाज़ा हो गया है और दो अहम इदारे, इलेक्शन कमीशन और जो उसको फैसिलिटेट करेगा निगरान हुकूमत, वो दोनों ही जानिबदार हो गए। कई इल्ज़ामात हैं, बड़ी बातें हैं, 12 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस इशू पे हम बात करेंगे। एक दो बातें और भी हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हुए हैं नहीं ले। कुछ लोगों का कहना है अहल हो गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का कहना है कि ये ताहयात नाहली और एक इमरान खान साहब की जो तोशा खाना पे सस्पेंशन है, उसके बाद ये फैसले अदालत के ही पास जाएंगे और उसी के बाद ही वो अहल होंगे। बहरहाल नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराया हुआ सब ने, और अभी जो पिछले दिनों वुमेन टिकट्स हमने देखे हैं, वुमेन्स के जो टिकट रिज़र्व के दिए गए हैं, उसमें वही चेहरे हैं, वही पुराने चेहरे हैं, वही रिश्तेदार हैं, वही अहम तरीन दोस्त लीडर जो कायद के करीब हैं, उनके वही लोग हैं। कोई नई जो आपके, क्योंकि ये रिज़र्व सीट है, ये कोई इलेक्शन तो लड़ते नहीं है, तो किसी भी सियासी जमात की तरफ से नए अहल नौजवान वोमेन का नाम सामने नज़र नहीं आया, माँ सवाए रिश्तेदारों की। ये चंद बातें हैं, इस पे बात करेंगे। और सियासी जो आपके वर्कर हैं वो बहुत अहम होते हैं और मुखलिस वर्कर इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि उनकी पार्टी उनको इस बुनियाद पर उम्मीदवार का टिकट दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी सियासी जमातें इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं, और अगर इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं
तो फिर जाहिर है कि वो अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो टिकट उनको देंगे, तो फिर मुख्लिस कारकुन का क्या होगा। 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा, मुतनाज़ा इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन है पाकिस्तान का। आगे बात करेंगे, हमारे साथ है इस वक्त जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे हैं जनाब राना हसन अफजाल साहब। राना साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब बाजवा साहब वकील PTI हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब, कैसे देखते हैं सर मौजूदा इलेक्शंस को, सियासी जमातों को, सियासी वर्कर को, और फिर जो हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जो सूरत हाल पैदा हो रही है वही संगीन इल्ज़ामात का है, एक दूसरे पे जो है वो संगबारी शुरू हो चुका है, कौमी मफाद कहीं नज़र नहीं आ रहा, मफाहमत की सियासत कहीं नज़र नहीं आ रही है, और हमें वो रोड मैप भी नहीं मिल रहा है जो पार्टी लेके आगे बढ़े और बताए कि हम किस तरीके से आवाम को इन मसाइल से निकालेंगे, और आवाम का जोश व खरोश वो भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ किया, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुल्क की हालात का अहाता किया और बड़ी ठीक ठाक आपने कंक्लूजन किए। आपसे इत्तेफाक न करने में मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, तो हम अपना व्यू दे देते हैं। जहां तक ये गोलाबारी का ताल्लुक है पॉलिटिकल लीडर्स का एक दूसरे के खिलाफ, ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। अगर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी के ऊपर अगर शक नहीं करते हैं, गद्दारी के गोले नहीं फेंके जाते, तो विद इन द कंट्री जहां तक कंट्रीब्यूशन करने का ताल्लुक है पास्ट और फ्यूचर के बारे में, नेचुरली सियासी जमातों का हक है कि अपने आप को एक बेहतर तरीके से पेश करें और दूसरे के अगर कमजोरियां थी तो उन कमजोरियों को सामने लाने की कोशिश करें, ताकि एक उनके इलेक्शन जीतने के इम्कान ज्यादा रोशन हो जाएं। तो मैं इसको नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी समझता हूँ। एक बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है मुल्क की मईशत। और मईशत के बारे में कोई रोड मैप इस वक्त किसी भी सियासी जमात के पास नहीं है। जो मेजर जमातें हैं, मैं छोटी जमातों की बात नहीं करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है या तहरीक इंसाफ है, इसके बारे में जो आवाजें आती रही हैं पास्ट में, अब भी आ रहे हैं, और जो संजीदा लोग हैं वो हमेशा ये एक तजवीज देते हैं कि जी इसका एक मीसाक होना चाहिए। जिस तरह मीसाक के जमहूरियत थी जिसपे दो पार्टियों ने एग्री किया और उसके ऊपर वो कहते हैं कि वो अमल कर रहे हैं, इसी तरीके से एक मीसाक के मईशत सामने लाना चाहिए जिस पर ये तीनों बड़ी पार्टियां इत्तेफाक कर ले, और इसमें कोई चंद ऐसी चीजें हों जिनमें किसी किस्म की तब्दीली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में न लाया जा सके और आईनी तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल हो। कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए वो उन चीजों को टच न कर सके। जिस तरह से हमारे मुल्क का जो ना इस वक्त हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके ऊपर कभी भी दाएं बाएं की बात नहीं हुई है, और इसी तरीके से हमारी आइन में जो इस्लामी शक दिए हुए हैं उसके ऊपर भी कोई दाएं बाएं बात नहीं होती है। तो मईशत के बारे में भी एक मुत्तफ़िका एक एग्रीमेंट सामने आना चाहिए और उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तमाम पार्टियां ये कमिट करें ताकि आइंदा उससे कोई तब्दीली न लाई जा सके। जहां तक गैर यकीनी सूरत हाल का ताल्लुक है, आपने इलेक्शन के बारे में कहा, मुल्क पूरे में मुल्क की जो सियासी हालत है उसमें गैर जो है ना वो यकीनी सूरत हाल इस वक्त है, और पूरे मुल्क में जब मुल्क में सियासी तौर पर सूरत हाल अगर सही ना हो, यकीनी ना हो, तो इलेक्शन के बारे में फिर क्या हो? वो एक दूसरे से एक्चुअली ये इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर असर इनका पड़ता है। तो मेरे ख्याल में लेकिन एक बात के ऊपर यकीन करना चाहिए कि मुल्क में सुपीरियर मोस्ट जो अथॉरिटी है वो हमारा इलेक्शन का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बिल्कुल किसी किस्म का डाउट छोड़ा नहीं है कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई दाएं बाएं नहीं हो सकेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन हासिल है तो मेरे ख्याल में फिर यकीन करना चाहिए, और वाहिद तरीका जिसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है, इलेक्शन को आगे पीछे किया जा सकता है, तो उसका तो फिर यही कह सकता हूँ कि गैर आईनी और गैर कानूनी तरीका होगा। अल्लाह न करे उस तरफ हम लोग चले जाए। अच्छा जैन साहब, एक चीज़ का और मैं चाहूँगा आप अहाता करें। एक तो ये मुझे बताएं कि सर
जाहिर है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है, और मैं नहीं लगा रहा, या जिसमें खुद सियासी जमातें भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, और फिर देखने को भी नज़र आ रहा है। और इस सिलसिले में अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह इलेक्शन आगे चला और इसी तरह इलेक्शन हुआ, और जिस तरह एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात भी हैं और मुफाहमत की कोई चीज़ सामने नहीं है, तो क्या ये इलेक्शन जो है 2024 इलेक्शन के बाद हम सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं देख रहे हैं सर, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए और मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा? जी डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। आपने जो कुछ कहा मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कहानी जो है ना, ये ज्यादातर पेश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, और बिल्कुल समझ आने वाली बात है। फिर जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें यकीन है जो कुछ हो रहा है, हम उस मामले में अब ठीक है, सो के हम शिकायत कर रहे थे, लेकिन अभी इसको वजह हम नहीं बनाना चाहते हैं कि इलेक्शन डिले करने का, इलेक्शन के मामला में दायना कोई कार्रवाई हो। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली ये 9 मई वाली कहानी ने बेशुमार ऐसी चीजें उनके खिलाफ कानूनी ऐसी चीजें निषेध की गई कि उनके मामलात में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। अभी कानूनी बातें हैं, उन्होंने कुछ एक्शन इस किस्म के लिए हैं कि कानून आया हुआ है आगे, और उनके खिलाफ केसेस में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके बड़ी तादाद उनके पार्टी के लीडर्स ने अपने पार्टी को छोड़ के मुख्तलिफ पार्टियों में चले गए। जो टॉप क्रॉप था उनका, वो तकरीबन इधर उधर हो गया, सवाए 3-4 आदमियों के। उनको ये मुश्किलात भी पेश आ रहे हैं, और वो समझते हैं कि उनको जो ना विच हंटिंग उनकी की जा रही है, उनका पीछा किया जा रहा है, वो एक कार्रवाई है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात है। कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानूनी कार्रवाई की जा रही है, शिद्दत के साथ की जा रही है, वो ऐसे वक्त में की जा रही है कि इलेक्शन भी सर पे आ गए। तो नेचुरली वो समझ रहे हैं कि हमारे चूंकि लोग, काफी लोग उनके बंद हैं, काफी के खिलाफ केसेस हैं, काफी ऐसे हैं जो हाइडिंग में हैं, तो वो समझते हैं कि इन सबको अवेलेबल होना चाहिए था इलेक्शन के मामलात में हिस्सा लेने के लिए। जहां तक इस बात के एहतमाल का ताल्लुक है कि इलेक्शन के बाद जो नतीजे आएंगे, क्या वो काबिल कबूल होंगे, क्या वो सियासी इस्तिकामत ला सकेंगे, ये कोई पता नहीं कितना अर्सा चले। और जिस इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमायतें कबूलियत एडवांस में न दें और पहले से ही इस किस्म के इरादे का इजहार कर लें कि हमें इनके नतीजे कबूल नहीं होंगे और क्या होगा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा मजबूत किस्म का कोई हुकूमत मैं देख नहीं पा रहा हूँ जिनको ठीक ठाक किस्म की मेजॉरिटी मिले और वो कंफर्टेबली मुल्की मामलात को चलाए और उस अरसे के लिए चलाए जो आइन कहता है। बड़ी बात कहती सर, बड़ी बात कहती। मैं आगे आऊँगा। यहाँ पर तो सर पाकिस्तान बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार एसोसिएशन और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन एंड बार कौंसल्स जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद कर चुकी है। तो बहुत यानी ये इलेक्शंस में निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर इतनी बदएतमादी है जो माजी में नहीं रही थी। बहरहाल काफ़ी अरसे पहले है। जनाब, मैं इससे पहले कि आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ आऊँ और जाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, मुस्लिम लीग नून के जो हमारे एहसान अफजल साहब हैं उनसे बात करूँगा। जी, कैसे देखते हैं तमाम सूरत हाल को एहसान अफजल साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुल्क डेफिनेटली इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है और जहाँ तक आपके इंट्रो के अंदर आपने कहा कि कोई गहमा गहमी नहीं नजर आ रही, तो उसकी वजह यह है कि अभी तक टिकट्स अलॉट नहीं हुए। जिस तरह हमारी जमात अभी फाइनल स्टेजेस में है कि कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो अलॉट हो जाएंगे, और जब ये टिकट्स अलॉट हो जाएंगे तो उसके साथ ही जो एक अवामी राब्ता मुहिम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, PMLN उसको जो है वो लॉन्च कर देगी। लेकिन जिन जिन लोगों को अंदाजा है कि उनको टिकट्स मिल रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से, उन्होंने अपने हलकों में कैंपेन्स ऑलरेडी लॉन्च जो है वो कर दी हैं। और जहां आपने बात की कि कोई रोड मैप नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी जमात ने बड़ी एक डिटेल्ड प्रोसेस जो है मैनिफेस्टो को रिन्यू करने की, जो पिछला हमारा
मैनिफेस्टो था उसको दोबारा हम रिवाइज करके और स्टेक होल्डर से एक बड़ी गहरी और लंबी चौड़ी मुशावरत के साथ, उसमें इकोनॉमी हो, पॉवर्टी हो, इन्फ्लेशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, विमेन एम्पावरमेंट हो और दीगर जो पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज हैं, सिक्योरिटी हो, जुडिशल रिफॉर्म्स हो, तो उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बैठकें हुई हैं और उसको हम मंशूर की शक्ल में 2024 के इलेक्शन के लिए हम लॉन्च करेंगे और वो एक बड़ा डिटेल्ड रोड मैप होगा कि हमारा क्या प्लान है अगले 5 सालों में, हमारे क्या टारगेट्स हैं और हम उनको किस तरह से जो है वो अचीव करेंगे। हमें वो एक डिटेल्ड एक बुकलेट होगी जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो आने वाले चंद दिनों के अंदर वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, वो लॉन्च हो जाएगा, तो वो एक रोड मैप होगा। बाकी जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है कि इतराजात हैं लोगों को, तो ये इतराजात तो हर इलेक्शन में होते रहे, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि ये इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। तो जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखें उनके तो बड़ी उन्होंने दो तीन इतराजात उनके जो मेजर जो उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा जी इलेक्शन डिले कराने की वजह जो है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी है, जबकि वो खुद सेंसस को नोटिफाई करने में उनका हिस्सा था और उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन करा दें। तो फिर उनसे पूछा जाए कि 90 दिन में कैसे करा दें जब आपने सेंसस को नोटिफाई कर दिया, तो ये सियासी बयानबाजी थी। फिर वो कहते हैं कि जी यहाँ पंजाब में कोई उनके साथ रवैया ठीक नहीं है, तो इसी तरह के इल्जामात एमक्यूएम उनके ऊपर सिंध में लगाती है कि सिंध में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड एमक्यूएम को नहीं मिल रही। फिर उन्होंने कहा कि बीएपी पार्टी और एमक्यूएम जो है किसी के सारे किनारे पे जो है वो हमारी जमातों के साथ मिल गई है, तो एमक्यूएम से तो अभी भी हमारी सीट एडजस्टमेंट फाइनल नहीं हुई। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है तो वहां सरफराज बुख्ती साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये सारी उनकी जब हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो हमें लगता है बड़ी पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, बयानबाजी है, नैरेटिव बिल्डिंग है। और फिर यानी कि जरदारी साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी से बता दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो ये बातें करते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। और बिलावल साहब का भी उन्होंने कहा कि वो अंडर ट्रेनिंग है। जब अब दूसरी जो जमात है वो पीटीआई है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो देखें पीटीआई के 2-3 मसाइल हैं जो उन्होंने अभी तक हल नहीं किए। वो आज भी कहते हैं कि जो 9 मई का वाकया है वो लंदन प्लान है, वो हमने तो किया ही नहीं, वो तो हमारे खिलाफ साजिश थी, वो तो जो है रियासत ने वो किया। तो जब आपके वर्कर्स गाड़ियों पे चढ़ के फौजियों की पतलूनें लहराएंगे, जब वक्त आप 10 जगहों पे हमला आवर होंगे और फिर आप आज भी झूठ की बुनियाद पे सियासत करें, आज भी आप प्रोपेगेंडा करें, तो मेरे ख्याल से आप फिर उसका रद्द अमल आप देख रहे हैं। और जहां तक बात है कि इनके नॉमिनेशन पेपर्स नहीं फाइल करने दिए, छीन लिए गए, तो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 1200 सीट्स हैं या शायद इससे भी ज्यादा हो पूरे पाकिस्तान में सूबाई और कौमी। तो मेरे ख्याल से ये 10 या 15 सीटों से ज्यादा इसकी शिकायत नहीं आई, शायद 20 की हो। नहीं आनी चाहिए, कतई नहीं आनी चाहिए, गलत है। और वो जिम्मेदारी जो है वो ईसीपी की है कि ईसीपी उसके ऊपर नोटिस ले, अगर नहीं लेता तो फिर अदालतों के पास इनका रास्ता ओपन है, वहां से ले। अभी अदालत से इनको रिलीफ मिली साइफर केस के ऊपर, तो अदालतों के रास्ते हैं, वो जो लीगल रास्ता है वो अपनाएं और अपनी रेमेडी का वो तलाश करें। जहां तक देखें बात ये है कि जो उन्होंने किया आज वो भुगत रहे हैं। रास्ता उनके पास था, वो चाहते नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन का रोल अदा करते, केपी पंजाब में हुकूमतें चलाते, तो उनकी सियासत कहीं और होती। आज उन्होंने रास्ता लिया, इंपोर्टेड हुकूमत का एक झूठा बयानिया दिया, जिसको वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर जब खान साहब इंटरव्यू करते थे तो वो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया आलमी साजिश का, तो वो वहां से ही। और फिर वो उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक और फिर 9 मई के वाकयात, तो आज वो सारी, और फिर उनकी जमात का आज का बयानिया वो भी तसादुम का है, पोलराइजेशन का है, नफरत की बीज बोने का है, वो भी झूठा प्रोपेगेंडा का है। तो मेरे ख्याल से ये इन वजूहात की वजह से वो ज्यादा ज़ेरे ताब है। ठीक है, तो जी मैं आगे बात करूंगा, कई सवाल मेरे पास है, मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के। मैं जरा पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। आप बाजवा साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप डॉक्टर दानिश साहब, मैं तकरीबन 2 दिन से जो है ये इलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबमिशन में हम जो थे मसरूफ थे। हमने यहाँ लाहौर में तकरीबन कुछ 50 के करीब जो है हल्के हैं, उनमें कागजात जो हैं कैंडिडेट्स के वो छीन लिए गए।
जिन कैंडिडेट्स ने अपने अथॉरिटी लेटर्स लॉयर्स को दिए थे, इवन मैं भी उनमें शामिल हूँ, हमारी बार का सदर भी उनमें शामिल है, उनसे भी इहाता जो है रिटर्निंग अफसर का, वहां से उनसे डॉक्यूमेंट छीन लिए गए। उसकी जो है बकायदा तौर पर फिल्में बनी हुई हैं। उसके अलावा रिटर्निंग अफसर के पास जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए मरियम नवाज शरीफ के हल्के में और नवाज शरीफ के हल्के में, वह धमकियां दी गई कि हमने इनको बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाना है। उनसे रिटर्निंग अफसर से कागज छीन लिए गए। इस हद तक बदमाशी हो रही है। आप देख लें डॉक्टर साहब, मुल्क के अंदर आप कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, लेवल फील्ड की बात करते हैं, यहाँ के नहीं जी हमने इन लोगों को बिला मुकाबला करवाना है। उनसे कागजात छिनवा लिए, उनकी तस्वीरें, उनकी मूवीज बनी हुई हैं। फिर रिटर्निंग अफसर एक ने बकायदा इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट की कि मेरे हाँ ये कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कमरे से अमले से कागजात छीने जा रहे हैं, पुलिस आगे छीन रही है, बदमाशी कर रही है, जत्थे के जत्थे जो है मुसल्ला जो है नून लीग के वो फिर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास तो मूवीज और तस्वीरें मौजूद हैं जो हमने, ये शुक्र है अल्लाह की जात का कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ता और इतवार सोमवार को छुट्टी थी, उन्होंने अदालतें खुली रखी, रिट पिटिशंस हुई। कल हमने हाई कोर्ट के अंदर कल और परसों बकायदा तौर पर वो मूवीज पेश की, वो तस्वीर पेश की कि ये देखिए हमसे जो डॉक्यूमेंट छीने जा रहे हैं। ये है जनाब इलेक्शन का हाल, ये है साफ और शफाफ इलेक्शन, इसको कहते हैं। ये है नून लीग की गुंडे जो मुसल्ला है फिर रहे हैं और साथ पुलिस फिर रही है, और साथ आके यहाँ तक कि लाहौर हमारी लाहौर बार के जो प्रेसिडेंट है राणा इंतजार, उनको उठा के जनाब पुलिस गाड़ी में लेके जा रही है। यहाँ तक के जो वकला हैं जो जिनको अथॉरिटी लेटर दिए गए हैं अपने कैंडिडेट्स ने कि आप हमारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, परवेज के और मुनसलाई के जो वकील हैं राणा आमिर राह एडवोकेट साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार, उनको उठाकर अभी तक गैद किया हुआ है। वो अभी तक नहीं, मेरे हाईकोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है उनको पेश करें, आज भी पेश नहीं किया, कल भी पेश नहीं किया। ये हालत है यहाँ पे गुंडागर्दी और बदमाशी की। फिर कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। मैं समझता हूँ ये वो हालात नहीं है। देखें पिछले 2 साल में जो मुल्क के अंदर गुंडा बर्बरियत और जो बदमाशी हो रही है, 1970-71 में भी नहीं थी इस तरह की खौफ और राज फैलाने की। उस वक्त भी इलेक्शन हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान 180 सीटें लेके जीता था, जुल्फिकार भुट्टो ने 85 सीटें ली थी। फिर भी क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला था उसका? फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ। पीटीआई जो है, एक तो ये कि आप क्लेम करते हैं कि आपकी सीटें लोगों से छीनी जा रही है। हम वीडियोस भी देख रहे हैं, कुछ नाम हमारे पास भी आए हैं, कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है और उन्होंने बताया कि हमारे इलेक्शन नॉमिनेशन सबमिट और इंतज़ामिया और पुलिस इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन सर इसके बावजूद एक लिस्ट चल रही है, पता नहीं मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास है कि जनाब पीएमएल ने 2134 नॉमिनेशन जमा की है, पीपीपी ने 1651 और टीएलपी ने 1478 और पीटीआई ने 2434 लोगों ने नॉमिनेशन जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन में। तो अगर इतनी बड़ी तादाद आपकी जमा कराई हुई है तो फिर ये क्लेम के बेशतर इलाकों से आपको आपके कागजात जमा नहीं हो रहे हैं, इसको ज़रा बता दीजिए। और थोड़ा सा ये भी बताइए हमें कि आपके जो आपकी पार्टी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और आपके अहम तरीन लीडर इस वक्त जेल में है, ज़ाहिर है उनका कम्युनिकेशन नहीं है, कई चार्जेस हैं और बहुत लिमिटेड लोग हैं जो पीटीआई, लेकिन इतने बड़ी तादाद में आपको उम्मीदवार मिल रहे हैं सर? जी बिल्कुल, उम्मीदवार भी हैं और लाइनें लगी हुई उम्मीदवारों की। और डॉक्यूमेंट देखिए बहुत सारे हरबे थे डॉक्यूमेंट जमा करवाने के, अथॉरिटी लेटर के जरिए, वकला के जरिए भी जमा करवाए गए हैं। मोस्टली हल्कों में वकला के जरिए अथॉरिटी लेटर दे के उनको अपना अथॉरिटी लेटर दे के अपना बना के उन्होंने वो जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। लेकिन जो मेन सीटें थी, जैसे नवाज शरीफ की सीट थी, मरियम नवाज की सीट थी, हमजा की सीट थी, बहुत सारी और सीटें, जैसे गुजरात में परवेज लाई और जो है मुनसलाई के कागजात, इस तरह जो मेन सीटें थी उनमें ये चाहते थे कि ये इन लीडरान को बिला मुकाबला करवा लें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे जो लोगों ने, आप ये कहें कि जनाब पीटीआई के जो है जितने लीडर रूपोश हैं, बेशक हों, इन्होंने पूरी 2 साल में पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं टूटा। उनका वोट बैंक जो है वो 70% से ऊपर जा चुका है। ये हालात हैं इस वक्त। देखिए यही हरकत
1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब इलेक्शन हुए थे, कौमी इत्तेहाद बना था, यही कुछ हुआ था उस वक्त भी। और वो इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अक्सरियत से जीत भी गए, दांधी के जरिए जैसे भी जीते। उसका 3-4 महीने के बाद रिजल्ट क्या आया था? हमें सब हकाइक को सामने रखना होगा। हम ये कहें कि ये कुछ नहीं हो रहा, कभी आपके लाहौर में सिर्फ हालात देख लें, गुजरांवाला, गुजरात, भावलपुर, भावलनगर, बहुत सारे इलाकों से जो शिकायत आई हैं वो उनकी कदम मूवीज बनी हुई हैं। अब तो डॉक्टर साहब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इतना एडवांस हो चुका है, आप प्रिंट मीडिया से निकल चुके हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी निकल चुके हैं, अब आगे सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और वो हर फिल्म बना रहा है, उसके सबूत मौजूद हैं। कल जज साहब हैरान हो रहे थे कि रिटर्निंग अफसर के हाथ से कागज छीने जा रहे हैं, पुलिस छीन रही है, इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो उनसे छीन रहे हैं जबरदस्ती। जी 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 बिल्कुल सही है। हम आपसे आगे चल के भी बात करेंगे तीनों मेहमानों से, कुछ और सवालात भी हमारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब जनरल कादिर बलोच साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के बयानात होते हैं, वो पार्टी लीडर हैं। एक तरफ तो सर हम देख रहे हैं कि आपके पार्टी में कई उम्मीदवार हैं, मैं ये सवाल तो खैर नून लीग से भी करूँगा, और कई मुखलिस कारकुन भी हैं, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही है, PMLN भी इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही है। और इलेक्टेबल उसको कहते हैं, आप जानते हैं सर, जिनके पास पूरा सिस्टम मौजूद होता है, उनको वो इलेक्शन लड़ने का तरीक़ा भी आता है, एरिया में उनकी मौजूदगी भी होती है, उनके आपके पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं और उनके वोट बैंक भी होते हैं, एटलीस्ट तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार। तो अगर से बड़ी सियासी जमातें इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं तो इसका मतलब है सर उनको अपनी कारकर्दगी पे, अपने मंशूर पे, अपने जो अपना उनकी पार्टी का स्टैंड है उसके ऊपर जो है वो ख़ुद एतमादी नहीं है, और ये भी ख़ुद एतमादी नहीं है कि अवाम उनको वोट देंगे। तो क्या ये बड़ी सियासी जमातें PMLN या पीपल्स पार्टी के मंशूर पे और कारकर्दगी पे अवाम का एतमाद वोट लेना चाहने के बजाय इलेक्टेबल्स के ज़रिए पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी यानी इजाफा, तादाद में इजाफा करके वो सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं? एक तो सर ज़रा ये बताइएगा, और छोटा सा ये भी बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं। और दूसरा बिलावल कहते हैं कि कुछ दिनों बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया गया, या तो ये क्या, ये कोई मैसेज है या कोई ऐसी सूरत हाल है सर? डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और 1999 और परवेज मुशर्रफ के टेक ओवर के वक्त पे आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद जमहूरियत के साथ जो कार्रवाई की गई, तकरीबन इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स की गई, लोग चुने गए दाएं बाएं से, और फिर लोग आए। 2002 के इलेक्शन आपके सामने, फिर 2008 के इलेक्शन भी आपके सामने हुए। तो रिलायंस ज्यादातर इलेक्टेबल की तरफ की गई और पार्टियों की कोशिश ये थी कि वो इख्तियार में आए, और इख्तियार में लाने वाले भी वो चाहते थे कि ऐसी कुछ पार्टियां उनकी फेवरेट्स थे, और फेवरेट्स के लिए उनको इख्तियार में लाने के लिए जरूरत थी कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो कि इलेक्शन जीत सके, जिनके पास वसाइल हों, और वसाइल की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई और जिनके कोई फेवर्स भी दाएं बाएं से ले सकें। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो नजरियात से शिफ्ट हो गया और वो वक्त की जरूरत के ऊपर, और ये इलेक्टेबल्स उस वक्त की जरूरत को पूरा कर सकते थे, और पार्टियों को मौका नहीं मिला कि वो अपने नजरियात की प्रचार करे, लोगों को अपने मंशूर के करीब लाए और अपने जो सियासी जो उनका रोड मैप था वो लोगों के सामने रखे, उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और अभी भी वही कोशिश है कि वो कहते हैं कि किसी तरीके से पार्टी इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम अपने लुक आफ्टर करेंगे, अपने वर्कर्स को, उनका ख्याल रखेंगे, कार्रवाई करेंगे।
हमारी पार्टी इस मामले में वर्कर्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर उनकी रही है और वो लुक आफ्टर करते रहे हैं मुकाबलतन बाकी पार्टियों के, और हमारे वर्कर्स को इतनी शिकायत नहीं है। लेकिन हम भी अभी भी मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं हम इलेक्टेबल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर बात सही नहीं होगी। हम भी इस वक्त मुकाबला ये है कि हमारी बुनियादी तौर पर PTI PMLN की और पीपुल्स पार्टी के, और दोनों इस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसके पास ज्यादा इलेक्टेबल्स होंगे और कैसे वो कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि जरदारी साहब ये कहते हैं कि वो मियां साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो वो असल में और कोई तरीका लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। उन बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अक्सरियत उनके पास नहीं आ सकेगी, हमारा भी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा लोग जो है ना वो हमारी तरफ वो मुतवज्जह होंगे और हम ज्यादा लोग इलेक्ट करवा सकेंगे। जाहिर है जहाँ पर जिस पार्टी के ज्यादा लोग इलेक्ट होंगे उसी का ही वज़ीर आज़म बनेगा, तो उनका कहने का मकसद यही है और मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं कि वो यही कहना चाहते हैं। जहाँ तक बिलावल साहब के इस बात का ताल्लुक है कि जी मियाँ साहब ये कहेंगे कि मुझे क्यों लाया गया वगैरह वगैरह, उनका भी पॉइंट है। पार्टी के एक बड़े पार्टी के वो चेयरमैन हैं और अल्फाज का चुनाव वो सोच समझ के करते हैं। मेरे ख्याल में अंदरूनी खाना खबर तो नहीं है सर उनके पास? नहीं कोई ऐसा खबर तो नहीं है। अच्छा चले, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल मीडिया में यही कोशिश होती है तो खबर हम थोड़े तो सर सर आप ना बोले तो हम खबर ना बनाए ना, आप मत बोले। चले मैं आता हूँ जरा, मैं राना एहसान अफजल साहब से भी पूछ लेता हूँ। राना एहसान अफजल साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद से एक तासुर था कि काफ़ी बड़ी मोबिलाइजेशन होगी आवाम की, वर्करों की। सवाल पूछा जाएगा तो जवाब दे जी बर ज़रूर, कि मोबिलाइजेशन होगी आवाम की और वर्करों की, जो कि बज़ाहिर शायद नज़र नहीं आ रही है, हो सकता है आगे चल के हो जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि PMLN इलेक्टेबल के पीछे भाग रही है। PMLQ, JUI और आपके इसके साथ पाकिस्तान इस्तेहकाम के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिश कर रही है। तो लोगों का कहना है कि आप के पास न मंशूर है, न नज़रियात है, न नाम है, न शख्सियत है और तंजीम है। लगता ऐसा है कि आप भी इलेक्टेबल्स के ज़रिए सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। कि इसको किस तरह आप सर डिफेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर जमात मेजॉरिटी नहीं लेगी तो इक़्तिदार में नहीं आएगी, और अगर हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो फिर हम जो है अपना मंशूर या अपना पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली जो हकीकत है सियासत की और दुनिया भर में, वो ये होती है कि हर जमात इक़्तिदार में आने के लिए काविश करती है, कोशिश करती है और स्ट्रेटजाइज करती है कि किसी तरह भी वो गवर्नमेंट में आए ताकि वो अपनी मंशूर और पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सके और फिर अवाम को जो रिलीफ है वो दे सके। तो मैं समझता हूँ कि PMLN बिल्कुल जो हमने एक जो सूबा हम गए, सिंध भी गए, बलोचिस्तान भी, KPK भी, और हमने जो रीजनल पार्टीज हैं और उनसे हमने अलहाक किया, और कुछ अभी ठीक चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, कुछ अभी अंडर डिस्कशन है, कमेटीज बनी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। लेकिन जो पोलराइजेशन का माहौल खान साहब ने क्रिएट किया, वो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में उस तरह का दोबारा से माहौल बना जिसने ना सिर्फ सियासी कल्चर को जो है वो धचका दिया, बल्कि मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क की डायरेक्शन को को नुकसान पहुंचाया। तो हम समझते हैं कि हमने कंसेंसस क्रिएट करना है, और ये जो हमारा अगर BAP पार्टी के साथ कोई बातचीत हुई है, MQM के साथ हुई है, JUIF से हुई, वो ये कंसेंसस मेकिंग प्रोसेस है। और हम समझते हैं कि बिल्कुल हमने इलेक्शन स्ट्रेटजी हमारी थी कि मिसाल के तौर पे MQM है, अब जो कराची की 14 सीटें थी पिछली दफा 2018 में, उनमें 4-5 सीटों में हम बिल्कुल नंबर 2 आए और कुछ सीटों में हम नंबर 3-4 थे। तो जहां हम नंबर 2 आए वहां अगर सीट एडजस्टमेंट MQM के साथ होती है, वो नंबर 3-4 पे थे, तो हम नंबर 1 हो जाते हैं। और इसी तरह म्यूचुअली बेनिफिट हो तो वहां आप तो नंबर गेम तो आप खेलते हैं, और नंबर गेम के अंदर आपकी कोशिश होती है कि आप एक मेजॉरिटी लेके हुकूमत में आए ताकि तगड़ी हुकूमत हो।
तो इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। लेकिन पंजाब में और बाकी दीगर जगहों में भी जो PMLN के लॉयलिस्ट हैं, कमिटेड वर्कर्स हैं, जो कारकुन हमारे साथ बेइंतहाशा लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं, उनको एडजस्ट किया जा रहा है और कोशिश यही होती है कि उनको किसी ना किसी फॉर्म में साथ लेके चला जाए, एडजस्ट किया जाए। लेकिन सियासत की जो शतरंज है उसके अंदर आपने इंश्योर करना है कि आप हुकूमत में आए, ये भी एक प्रायोरिटी होती है। जी अच्छा, एक सवाल बस करके मैं, और इसका मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब नॉमिनेशन जमा तो करा रहे हैं, लेकिन उन पर तायात नाअहली का जो एक तलवार है वो अभी लटक रही है, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये लटकी रही तो फिर ऐसी सूरत हाल में PMLN के लिए मियां नवाज शरीफ माइनस करके इलेक्शन की कैंपेन चलाना मुश्किल होगा। देखिए, इलेक्शन की कैंपेन तो मियां नवाज शरीफ ही चलाएंगे और वो हमारे चौथी दफा के कैंडिडेट हैं वजीर आजम की कुर्सी के लिए। तो जहां तक बात है कि अगर ये लीगल लकूनाज नहीं हटते तो एक तो पहली बात तो ये हटेंगे, क्योंकि ये एक जो बात है कि ताहयात ना अहली, वो उसके ऊपर पहले भी बड़ी कमेंट्री आ चुकी है जुडिशरी की तरफ से कि ये कोई बड़ी कोई माकूल किस्म की सजा नहीं है, और इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम भी हो चुकी है। तो ये जो अभी इसका रिव्यू होने जा रहा है, इसके अंदर हम पूरी उम्मीद हैं कि ये चीज सेटल हो जाएगी और उसका फायदा हमें नहीं होगा या मियां नवाज शरीफ को नहीं होगा, ये सियासत को होगा, जो मुल्क को इसका फायदा होगा, क्योंकि एक ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल की गई स्पेसिफिकली मियां नवाज शरीफ को। तो एक तो पहले हम बड़े होपफुल हैं कि ये चीज रिवर्स हो जाएगी। दूसरा, अगर नहीं होता तो तब अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका लायमल उस वक्त बनाया जाएगा। आखिरी एक पॉइंट ले लूं आपसे कि आपने वजीर आजम को तो डिक्लेयर कर दिया मियां नवाज शरीफ, और अगर मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हुए तो पंजाब में भी जाहिर है आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो एक अक्सरियत पंजाब में आपको मिलेगी, जो लगता है या सीट एडजस्टमेंट हो, जो भी हो, इलेक्टेबल्स हो। तो वज़ीर आला अगर PMLN का होता है, उसका नाम का ऐलान आपने नहीं किया है। बड़े 3 अहम कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। एक खुद शहबाज शरीफ होंगे, जो कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, और हमजा शहबाज भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप का क्या ख्याल है कि पार्टी किस तरफ देखती होगी? 1-2 जुमले और फिर मैं जाऊं उनकी तरफ। डॉक्टर साहब, इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, और जब होगा तो बरमला तौर पे पार्टी इसको एक कैंडिडेट को आगे लेके आएगी। तो अभी तक मैं तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टी ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ आफ्ताब बाजवा साहब, ये बताइए कि अब आप जो, क्योंकि सिंबल आपसे छीन लिया गया, और बहुत बड़ा ये किसी भी इलेक्शन में इतनी करीब से किसी भी सियासी जमात, और आपकी क्लेम भी है कि आप इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, और तकरीबन आपका क्लेम है कि 70% वोटर्स आपके पास हैं इस वक्त। तो एक तो ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत हाल में आपके वोटर्स अभी भी इंटैक्ट हैं कि आपके लीडर जेल में हैं और सियासी अहम लोग इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों में जा चुके हैं और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, और इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से जो है वो सख्त तरीन आपके साथ तशद्दुद हो रहा है? एक तो क्या इंटैक्ट है वो वोट बैंक? दूसरा कि अगर आपको नहीं मिलता है बिल्ले का निशान, रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप आज़ाद लड़ेंगे, और अगर आज़ाद लड़ेंगे तो क्या उन वोटर्स को जो बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ हैं बकौल आपके, वो उन आज़ाद कैंडिडेट को कैच कर सकेंगे? सर डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं गुजारिश कर दूं कि यहाँ तक मामला जो है ना, जो बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया है, वो उसके मुतल्लिक कल हाई कोर्ट पेशावर में पिटिशन फाइल हो रही है, और इंशाल्लाह उस पिटिशन में बहुत सारी जान है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए फिर किसी पार्टी को वो डिस्क्वालीफाई करे। इन हालात में मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का यही जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ PTI जो है, ये ज़ाहिर करती है उसका वन साइडेड होना। दूसरी बात, आप एक बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त साहब बैठे हैं, इलेक्टिबल्स का। इलेक्टिबल्स जो होते हैं, जस्ट ये इन्वेस्टर्स टाइप लोग होते हैं जो हमेशा प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इलेक्टिबल्स को पता चल गया है इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त इलाका के अंदर,
वो देखिए अभी तक नवाज शरीफ हो या मियां शहबाज शरीफ हो या हमजा हो, अपने ग्वाल मंडी हल्के में नहीं जा सके अपने वोट मांगने के लिए। अच्छा, इनके 2, 4, 5 कैंडिडेट हल्कों में निकले हैं, उनकी मूवीज आ चुकी हैं, आपके सामने है, उनका इस्तकबाल किस तरह किया जा रहा है, वहां पे किस तरह लोग एहतजाज करते हैं, उनके पास बिजली के बिल आगे रख देते हैं, जिस तरह लोगों के मुआशी हालात हैं वो उनके सामने रखते हैं। ये वोट के लिए इनके पास नारा क्या है, ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे ये लोग सारे, दोनों पार्टियां। अब देखें, जब इख्तियार था तो ये लोग इकट्ठे थे, अब जो है पीपल पार्टी कहती है हम इनको बनने नहीं देंगे वजीर आजम। उधर मौलाना साहब की आज तक यही आवाज आ रही है जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। इन हालात में मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग किस तरह इलेक्शन मुहिम चलाएंगे अपनी। ये मुहिम चलाने के लिए इनके पास ऐसा कारनामा नहीं है 40 साल का जो अवाम के सामने रखें और उनको अवाम को बताएं कि हम किस लिए वोट मांग रहे हैं आपसे। लोगों को पता है ये लोग तो बैरूनी लोग हैं, जाएंगे, इलाज भी बाहर होता है, इनकी औलादें बाहर पड़ती हैं, इनका कारोबार भी बाहर है। इन लोगों ने पाकिस्तान में क्या करना है, ये पाकिस्तानी तो है ही नहीं। ये सब बाकी रहेगी डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ साहब की हुई है कामा के केस में, उसमें रिव्यू भी फाइल हुआ था, 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। एक बात ध्यान में रखिएगा, 62F जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई। वो सादक और अमीन पे वो जजमेंट आई थी, ये सादक और अमीन नहीं थे, इनको झूठा करार देकर नाइल किया गया था। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्होंने अभी अमेंडमेंट की है, सिंपल मेजोरिटी से कुछ करके कुछ लॉज जो है इलेक्शन के लिए बनाए थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे क्योंकि वो 2/3 मेजोरिटी से आइन का हिस्सा नहीं बने। इन हालात में ये फॉर एवर नाहिल ही हैं और नाहिल ही रहेंगे। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे सर, 2 बहुत अहम है। चलें, ये तो कोर्ट जाने का फैसला आएगा। मुझे बताएं सर, पीटीआई अवाम में किस एजेंडे को लेके आएगी? जिस तरह आपने कहा उनके पास तो कोई कारकर्दगी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या लेके जाएंगे? एक तो मुझे ये बताएं। दूसरा सर, मुझे ये भी बताएं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार, अगर फ़र्ज़ कीजिए फैसला आपके हक़ में नहीं आता है अदालतों का, तो फिर आप आज़ाद लड़ेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा वोटर्स को कि ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का ही है? डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे गुजारिश कर दूं। एक छोटा सा वर्कर है अफजल मरवत एडवोकेट, जो इमरान खान के केसों में पेश होता रहा या पीटीआई के केसों के मेरी तरह पेश होता रहा है। आप उसकी हालत देखें, जब वो गया है वहां पे पेशावर के अंदर, जो वहां पे वर्कर कन्वेंशन जो है बड़े बड़े जलसों में कन्वर्ट हो गए। इसी से अंदाजा लगा लें कि एक छोटा सा वर्कर इमरान खान का निकलता है और उसके पीछे दुनिया किस तरह निकलती है। इन हालात में हमें कोई ये बल्ले का निशान दें या ना दें, तो हम ऑलरेडी पीटीआई अपना प्लान ABCDEF बना चुकी हुई है। अच्छा। कि हमें किन किन हालात का सामना करना है। ये हमें कंफर्म था कि ये हमें इलेक्शन में हमारी पार्टी को ये डिस्क्वालीफाई करेंगे और हमारा इलेक्शन भी हमसे जो इलेक्शन निशान है बल्ले का वो भी छीनेंगे। इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं और हमने बिल्कुल इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अभी स्क्रूटनी जो शुरू हो रही है कल से 30 तारीख तक, स्क्रूटनी के पेपर जो है, जैसे ही हमारे कैंडिडेट फाइनल होकर लिस्ट आती है तो अगला लाएअमल हम उस वक्त देंगे जब हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ जाएगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर एक एक हल्के में 5-5 कैंडिडेट है हमारे, और उनमें से हमने फाइनल करना है कि हमने किसको टिकट देना है, और इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत से ये पीटीआई जो है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे करूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। जब आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, आपका इलेक्शन सिंबल छीना जा रहा है, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार दिया जा रहा है, आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, आपके नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, आपके लोगों को धमकियां आ रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि वोट कैसे कन्वर्ट होगा आपके हक में अगर यही हालात रहे? सर, जब हमारी लिस्ट का जब फाइनल लिस्टें लग जाएंगी तो फिर हम एक अनाउंसमेंट करेंगे कि ये हमारे फला हल्के से कैंडिडेट हैं और आप लोगों ने इनको ही करना है। उनका एक बाकायदा तौर पे लेटर इशू होगा उनके नाम, वो पब्लिश होगा और आपके सोशल मीडिया पे चलेगा। जिस तरह वर्चाइल आपने देखा होगा, एक जलसा हुआ, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, आज तक इस तरह का जलसा नहीं हुआ। तो वो जनाब अब सोशल मीडिया का दौर है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे देना है कि ये हमारा एक कैंडिडेट है। उस हल्के के लोग जो हैं इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन आप देखेंगे पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ आपको पीटीआई ही के वोटर नजर आएंगे, कोई और नजर नहीं आएगा।
और इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई वाले और बड़ी अक्सरियत से भी जीतेंगे। रह गया कि हमने किस तरह अपने नॉमिनेशन जो है अपना उम्मीदवार को जो वाजे करना है वो प्लान हम इंशाल्लाह 1 या 2 जनवरी तक वाजे कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि और आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त इंतज़ामिया है और इलेक्शन भी इंतज़ामिया के ज़ेर निगरानी है, उस पर आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं और वो आपके साथ बदतरीन सलूक भी कर रहा है बकौल आपके, फिर भी आप समझते हैं कि आपके वोटर्स जो हैं वो एन पोलिंग के दिन इसको मॉनिटर कर लेंगे और आप उनको वोट जो डालना है वो डाला जा सकेगा। तीनों मेहमानों का बहुत डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।